नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गणित विषय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भावेश मैथ्स और आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय भावेश सर पर स्वागत अभिनंदन। आज की इस कक्षा में हम लोग बात करने वाले हैं बीज गणित संबंधी कुछ प्रश्नों के बारे में। बीज गणित का अभिप्राय कुछ गुणनखंड, कुछ बहुपद, कुछ समीकरण, कुछ द्विघात समीकरण, यानी इनके मिक्स फॉर्म के अंदर कुछ प्रश्नों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, जैसे मान लिया हमारा प्रश्न है व्यंजक एक आपके पास में एक्सप्रेशन है 9a² माइनस 9ab माइनस 40b² का गुणनखंड क्या है। देखिए, सबसे आसान प्रश्न जो है वो गुणनखंड वाले हमारे हुआ करते हैं। आप इस प्रश्न को किसी तरीके से, अगर आपको गुणनखंड आते हैं तो आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। गुणनखंड नहीं आते हैं तो ऑप्शन के आधार पर इन ऑप्शन को आपस में गुणा करते हुए भी प्रश्न को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको वो भी नहीं आता है तो आप ए या बी, एक्स, वाई और जेड जो अंग्रेजी के अल्फाबेट्स हैं उनके कोई मान को रखते हुए हम अपने प्रश्न को निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया मैं इसमें गुणनखंड करना नहीं चाहता हूं। वैसे तो गुणनखंड आप लोगों की जानकारी में होगा, त्रिपद होगा, है ना, बीच वाले पद को तोड़ना होगा। जो कुछ भी प्रोसेस है वो आप, अगर आपको आता है तो आप उसको सोचें, और नहीं तो मैं आपसे बात कर रहा हूं गुणनखंड का कोई भी प्रश्न आप ऑप्शन के माध्यम से कर सकते हैं, और या फिर ए और बी का कोई मान रखते हुए, जैसे ए बराबर 2 ऐसा रख देता हूं, बी बराबर 1, इस प्रकार से कोई भी मान। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 2 और 1, 1 और 2, 1 5, 3 4, 2 7, 2 माइनस 1, कोई भी मान आप रख सकते हैं। तो देखिए, ऐसा ए और बी का मान रखने पर देखिए प्रश्न हमारा क्या कहता है, उसको बात करें। 9a² का मतलब है 9, ए का मान है 2 का स्क्वायर माइनस 9, ए और बी का मान माइनस 40, b² 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 9 हो गया 36, माइनस 9 दूना 18 माइनस 40। सॉल्व करने पर 36 माइनस 58 हो रहा है, देखो आप। और जब इसको घटाऊंगा तो माइनस का 22 हो जाएगा ये, ठीक है। 6 और 2 8, 3 और 2 5, माइनस 22। अब मैं 1 बाय 1 ऑप्शन के माध्यम से देखता हूं माइनस 22 कहां होता है। और ध्यान दीजिए, जब 2 कोष्टक मेरे पास में है और 22 होगा तब होगा जब एक कोष्टक 2 होगा, दूसरा कोष्टक 11 होगा, या एक 1 होगा, दूसरा 22 होगा। इसके अलावा तीसरी संभावना तो हमारी है ही नहीं। तो चलिए सर, 1 बाय 1 जैसे ही मैं ऑप्शन को ट्राई करता हूं, ऑप्शन नंबर ए में ए का मान 2 रखने पर 3 और 2 का गुणा 6, बी का मान 1 रखने पर 5, 3 और 2 का गुणा 6 माइनस 5। और जब मैं इसको हल करता हूं तो 11 गुणा 1 बराबर 11। ऑप्शन नंबर ए में हम फेल हो गए, ये अपने प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी को चेक करने की बात कर रहा हूं। ए के स्थान पर 2 लगाने पर 3 और 2 का गुणा 6, बी का मान 1 लगाने पर 5, ए के स्थान पर 2 लगाने पर 3 और 2 का गुणा 6 माइनस बी का मान 1 लगाने पर 8। तो 11 गुणा माइनस 2 बराबर माइनस 22। मेरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब आप आगे चेक करेंगे तो ये उत्तर वापस से आपको नहीं मिलने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि सी और डी में कहीं माइनस 22 है क्या, मोस्टली नहीं होगा सर, ठीक है। तो अगर मैं सी को चेक करता हूं, उत्तर वैसे आ चुका है मेरा। ए के स्थान पर 2 लगाने पर 6, बी के स्थान पर 1 लगाने पर माइनस 5, ए के स्थान पर 2 लगाने पर 6, बी के स्थान पर 1 लगाने पर 8। तो 1 का 14 से गुणा 14, ये भी उत्तर मेरा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। और इसी क्रम में जब आप देखते हैं, ए के स्थान पर 2 लगाने पर 3 और 2 का गुणा 6, बी के स्थान पर 1 लगाने पर 8, 6 और 8 का योग 14। और मैंने अभी आपको कहा कि अगर 22 आना है तो 11 और 2 का गुणा है, या 22 और 1 के गुणा के द्वारा ही आना है। 14 गुणा कोई संख्या के द्वारा तो 22 आना नहीं है। तो वैसे ही यहाँ पर जोड़ने पर 14 आ रहा, नहीं होगा सर। ए के स्थान पर 2 लगाने पर 3 दूना 6, बी के स्थान पर 1 लगाने पर 8, 14 में से माइनस 2 का गुणा हो गया तो माइनस का 28। ये भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। तो गुणनखंड बहुत आसान है, आपको तरीका आए तब भी कर सकते हैं, नहीं आए तब भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। 5a² माइनस प्लस 15a माइनस 6b माइनस 2ab किसके बराबर है। देखिए, अगर आपको गुणनखंड पता है तो आप कर लें, और नहीं तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि भाई हम लोग a और b के कोई मान लगा लेते हैं। जैसे मान लिया a का मान 1 लगा दिया, b का मान 3 लगा दिया। देखो, ऐसा नहीं है, कोई पर्टिकुलर स्थिति नहीं है कि 1 और 3, 1 और 2 लगा सकते हैं, 2 4, कुछ भी आपके द्वारा लगाया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे ही इसको आप प्रश्न में रखते हैं तो देखिए हमारी पोजिशन क्या रही। 5, ए का मान 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 15, ए का मान 1 माइनस 6, बी का मान 3 माइनस 2, ए का मान 1 और बी का मान 3। सॉल्व करने पर ये 5 प्लस 15 माइनस 18 माइनस 6, तो 18 और 6 24 हो गया, 15 5 20 हो गया, माइनस का 4। प्रश्न का उत्तर माइनस 4 हुआ। आपको वहीं एग्जाम में इसी के आसपास के अंदर वैल्यूज को रख करके सॉल्व करना चाहिए।
देखिए जब मैं ऑप्शन नंबर ए को सॉल्व करता हूं, ए का मान 1 रखता हूं तो 5 का 1 से गुणा 5, बी का मान 3 रखने पर 3 और 2 का गुणा 6 हो गया, ए का मान 1 + 3 4 हो गया, 6 और 5 11 का 4 से गुणा कितना हो गया सर 44। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है, मेरा उत्तर तो -4 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी को चेक करने की बात करता हूं, ए के स्थान पर 1 लगाने पर 5 का 1 से गुणा 5, बी के स्थान पर 3 लगाने पर 3 का 2 से गुणा 6, a - 3, ए का मान कितना है, ए का मान है 1 - 3 यानी 11, 11 का -2 से गुणा -22, ये भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी को चेक करने की बात कर रहे हैं, ए का मान 1 लगाने पर 5 रहा, बी का मान 3 लगाने पर -6 हो गया, ए का मान 1 लगाने पर 1 - 3, तो कुल मिलाकर के -1 का -2 से गुणा +2 हो गया, तो उत्तर ऑप्शन सी भी आपका नहीं रहा। ठीक है, जब तीनों उत्तर नहीं हुए तो ऑटोमेटिक अपना उत्तर डी होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, ए के स्थान पर 1 लगाने पर 5 का 1 से गुणा 5, बी के स्थान पर 3 लगाने पर 3 का 2 से गुणा 6, ए के स्थान पर 1, बी का मान 3, तो ये हो गया सर -1 का 4 से गुणा, जो कि परिणाम रहा -4। हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। तो गुणनखंड में आपको सोचना नहीं है सर, आप बहुत आसानी से ए बी के मान को रखते हुए अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। हमारा प्रश्न है, एक समीकरण की बात कर रहा है, युगपत समीकरण, x और y वाले पदों की समीकरण, 2x - 3y बराबर 79, x + 6y बराबर 47 हो तो x - y का मान कितना होगा। चलिए सर समीकरण को हल करते हैं, x और y के मान को ज्ञात करते हैं और उसके बाद में x - y के बारे में हम बात कर लेंगे। तो देखिए पहली समीकरण हमारी है 2x - 3y इज इक्वल टू 79, इक्वेशन नंबर 1 रहा। दूसरी समीकरण है x + 6y बराबर 47, ये आपकी समीकरण नंबर 2 रही। ठीक है जी। अब चलिए सर, मैं जब इस प्रश्न को हल करने की बात करता हूं तो गुणांकों को बराबर करने वाली विधि की बात आपसे करना चाह रहा हूं। देखिए गुणांकों को बराबर करने के लिए समीकरण नंबर 2 के अंदर आप इसको इंटरचेंज करते हुए 2 से गुणा कर दें। समीकरण नंबर 2 का 2 से गुणा करते हैं, समीकरण नंबर 1 में कोई बदलाव नहीं, कोई चेंजेस नहीं। समीकरण नंबर 2 को जब 2 से गुणा किए तो सभी पदों को 2 से गुणा करना, 2 का 6 से गुणा 12 और 2 का 47 से गुणा होगा, 47 का 2 7 14 हासिल 1 2 चौक 8 और 1 9 94। अब यहाँ पर चिन्ह बदलने के लिए मुझे क्या करना होगा मुझे यहाँ पर घटाना होगा, तो ये चिन्ह आपका हो गया माइनस का निशान हो गया सर। ठीक है, ठीक है, तो जब घटाएंगे तो हमारा ये निशान आपका माइनस का रहा, एक बात। नंबर दूसरी बात, ये चिन्ह आपका माइनस का रहा और ये चिन्ह आपका माइनस का रहा, तो 2x आपका कट जाएगा। ठीक है सर, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपके दिमाग में आ गई होगी किस प्रकार से हमको इसको हल करना चाहिए। तो -3 और -12 -15y हो गया, जब इसको घटाएंगे तो माइनस का बड़ा है। ठीक है ना, 9 और 5 14 हासिल 1 8 और 1 9 15 और y का जो मान रहा वो आपका 1 के बराबर हो गया। इस y के मान को आपको कहीं पर भी डालना है, इक्वेशन 1 2 में कहीं पर भी रखते हैं तो समीकरण नंबर 1 से, और जैसे ही समीकरण नंबर 1 में मान डालेंगे तो 2x - 3y बराबर 79। एक बार कैलकुलेशन वापस यहाँ तक चेक कर लें भाई, आपने जो है 2 का गुणा सबको कर दिया था, घटा दिया था, 2x प्लस माइनस वाले कट गए, -3 -12 -15 हो गया, प्लस का 79 है और माइनस का 94 है, तो ये माइनस का 15 हो गया, इनको जोड़ने पर माइनस माइनस कट गया, 15 15 का भाग y का मान 1 के बराबर। और समीकरण नंबर 1 में जब y का मान रखेंगे तो 2x - 3 y का मान 1 रखने पर बराबर 79, -3 उधर गया, प्लस का 3 होते हुए जुड़ गया, तो 2x बराबर 82 हो गया, और इसलिए x का मान 82 में 2 का भाग देने पर 41 हुआ। अब हमारे प्रश्न का आंसर क्या है, हमारा आंसर हमें चाहिए x - y। x का मान 41 माइनस y का मान 1, 41 में से 1 चला गया, हमारा उत्तर क्या बन गया, हमारा उत्तर हो गया 40। ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का उत्तर रहा। तो उम्मीद करता हूं कि चीज आपस में आपको समझ में आई होगी किस प्रकार से आप x और y के पदों वाली समीकरण को हल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, यदि x की घात 4 माइनस y की घात 4 को x माइनस y से भाग दें तो भागफल और शेषफल क्या होगा। देखिए आपको भाग देने की बात कर रहा है, भाग का प्रोसेस आपके दिमाग में आना चाहिए। गौर कीजिए, जब आप भाग देते हैं इसके अंदर x की घात 4 माइनस y की घात 4 में x माइनस y का, ध्यान दीजिए पहले पद में पहले पद का आपको भाग देना है।
x की घात 4 में x का भाग देने पर क्या परिणाम आएगा, x क्यूब आएगा। वापस ध्यान देना, x की घात 4 में x का भाग देने पर x क्यूब, जिसको अभी हमने ऊपर की ओर लिखा, ठीक है। और उसके बाद में अच्छा एक बात और ध्यान करना कि यहां जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब मैं x माइनस वाई से भाग दे रहा हूं इसका मतलब x बराबर y है, और जब x बराबर y है तो यहां पर x के स्थान पर अगर y रखता हूं तो इसका उत्तर 0 आ जाता है। इसका मतलब x माइनस वाई से आपका 0 उत्तर आना, यानी शेष 0 बचना है। तो शेष 0 ए, बी और डी में है, और ऑप्शन नंबर सी में एक्स वाई लिखा है, तो उत्तर सी आपका नहीं होगा। लेकिन एक संभावना बनती है कि जो उत्तर सी में ये एडिशनल था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर हो सकता है। एक आइडिया लगा रहा हूं मैं, क्योंकि जब आपने कहा कि शेषफल 0 होगा तो शेषफल एक्स वाई वाला पद आपका होगा नहीं, और लेकिन उस पद के साथ में जो पद आपको दे रखा है वो ऑप्शन नंबर ए में मुझे मिल रहा है, तो संभावना हो सकती है कि उत्तर ए हो, लेकिन हम लोग पूरा भाग देते हैं। तो पहले में पहले पद का भाग एक्स क्यूब हो गया, गुणा करने पर एक्स क्यूब का एक्स से गुणा एक्स की घात 4, एक्स क्यूब का इस वाई से गुणा माइनस एक्स क्यूब वाई, जो अलग लिखना है मुझे, माइनस एक्स क्यूब वाई। इनको आप चिन्ह बदलेंगे घटाने के लिए, ये ऐसा, ये कट गया, ये वाला पद पहले लिखा जाएगा एक्स क्यूब वाई, ये प्लस वाला ये पद पहले लिखना, माइनस की वाई की घात 4 बाद में लिखना। फिर से वही प्रोसेस, पहले पद में पहले पद का भाग, तो ये प्लस हो गया, और उसके साथ में क्या रहा, एक्स स्क्वायर वाई रहा, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई। इस एक्स स्क्वायर वाई का जब एक्स से गुणा करूंगा तो ये पोजीशन हो गई एक्स क्यूब वाई, और एक्स स्क्वायर वाई का वाई से गुणा करूंगा तो एक माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। चलिए यहाँ पर भी चिन्ह बदलना है मुझे, इसको काट लेना है। पहले इसको लिखना है मुझे प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई की घात 4, फिर वापस वही काम, पहले पद में पहले पद एक्स का भाग देते हुए एक्स वाई स्क्वायर, तो ये परिणाम रहा सर यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। एक्स वाई स्क्वायर का एक्स से गुणा करने पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और एक्स वाई स्क्वायर का वाई से गुणा करने पर माइनस एक्स वाई क्यूब, जिसको कि अलग लिखा। फिर से वही काम, चिन्ह बदलना है मुझे और इसको काटना है, जो पीछे लिखा है उसको पहले लिखना है, एक्स वाई क्यूब माइनस वाई की घात 4 के रूप में। एक्स वाई क्यूब में एक्स का भाग देना, एक्स कट गया, प्लस का वाई क्यूब हो गया, ठीक है। तो ये हो गया सर प्लस का वाई क्यूब, वाई क्यूब का एक्स से गुणा करने पर प्लस का एक्स वाई क्यूब, और उसी वाई क्यूब का माइनस वाई से गुणा करने पर माइनस वाई की घात 4। फिर से चिन्ह बदलेंगे सर ऐसा ऐसा, और ये दोनों ही कट गए, और आपका शेष के रूप में क्या आएगा सर, शेष के रूप में हमारा 0 आ गया। तो आपका जो आंसर रहा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, और शेष के रूप में क्या रहा, 0 के बराबर रहा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का उत्तर रहा। और इधर ध्यान दीजिए सर, हम लोग जो है इसके अंदर 3 स्टेप करने के साथ में अपना उत्तर हमको मिल जाना चाहिए, क्योंकि जब एक्स क्यूब आया और प्लस का एक्स स्क्वायर वाई आया तो एक्स क्यूब के साथ में प्लस का एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पर नहीं है सर, इसको ध्यान देना। शेषफल आपका 0 नहीं होने के कारण ऑप्शन सी भी नहीं हुआ, और जब इसे आगे बढ़ते हैं तो एक्स वाई स्क्वायर भी पॉजिटिव है, और यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर नेगेटिव होने के कारण ऑप्शन नंबर डी भी हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है। तो कोशिश करें हर स्टेप के साथ में ऑप्शन को चेक करने की आप बात करें। आगे बढ़ते हैं, हमारा प्रश्न है एक एक किस मान के लिए बहुपद, ये आपके 2 बहुपद हैं आपके, है ना, पॉलिनोमियल से x माइनस 1 द्वारा भाग दिया जाता है तो शेषफल समान होता है। ध्यान दीजिए, जब x माइनस 1 के द्वारा भाग दिया जा रहा है तो आपका प्रश्न कह रहा है शेषफल का समान होना, और जब मैं x माइनस 1 का भाग देता हूं तो x का मान 1 सोचता हूं, और जब x का मान 1 रखूंगा तो जो बहुपद में x का मान 1 रखने पर जो परिणाम मुझे प्राप्त होता है वही आपका शेषफल है। ध्यान दीजिए, मैं बात कर रहा हूं x माइनस 1 का भाग, ठीक है, और जब x माइनस 1 के भाग की बात करेंगे तो इसका मतलब x बराबर 1 रखने पर मुझे शेषफल प्राप्त होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, पहला शेषफल, प्रश्न ये कह रहा है कि जो पहला शेष है और दूसरा शेष है वो आपस में कैसा है, बराबर बराबर है। पहला शेषफल यानी पहले बहुपद में जब x बराबर 1 रखूंगा शेषफल जो आएगा, और वही x बराबर 1 रखने पर दूसरे बहुपद में जो शेषफल आएगा वो शेषफल आपस में समान है। देखते हैं सर, x बराबर 1 रखने पर 4 1 का क्यूब माइनस a गुणा 1 का स्क्वायर प्लस 2 x का मान 1 माइनस 1, ये पहला शेषफल हो गया सर आपका, ठीक है। इसी प्रकार से x का मान 1 रखना है दूसरे बहुपद में, तो दूसरा शेषफल हो जाएगा 3
x का मान 1 प्लस 7 x का मान 1 माइनस 8 x का मान 1 प्लस a। चलिए इसको हल करने पर ये रहा सर 4 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 बराबर यहाँ पर 3 प्लस 7 माइनस 8 प्लस a। सॉल्व करने पर 4 2 6 में से 1 गया, 5 माइनस a बराबर 7 और 3 10, 10 में से 8 गया, 2 प्लस a। माइनस का a उधर जाएगा, a के साथ में जुड़ जाए, 2 इधर आए, 5 के साथ में घट जाए, तो a और a जुड़ने पर 2a, 2 घट गया 5 में से 3, और इसलिए a का मान कितना हो गया सर? a का मान 3/2। ये हमारे प्रश्न का आंसर हुआ। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर है। चलते हैं सर आगे की तरफ बढ़ते हुए। हमारा जो अगला प्रश्न है, यदि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 हो तो x की घात 5 प्लस 1 बटा x की घात 5 का मान क्या होगा? देखिए आपने इस चीज को पढ़ रखा होगा, किस प्रकार से आपको इस प्रश्न को हल करना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 है। पहला काम, मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए x का मुझे भाग देना होगा, और जब x का मुझे भाग देना होगा तो देखिए x हो गया, x का भाग देने पर 3 हो गया, x का भाग देने पर 1 बटा x हो गया बराबर 0। तो x प्लस 1 बटा x बराबर माइनस 3 जब उधर की ओर जाएगा तो ये प्लस 3 हो गया, तो x प्लस 1 बटा x 3 के बराबर हुआ। ये रूल p का है ना, x प्लस 1 बटा x का जो मान रहेगा वो p का परिणाम होगा। अब ध्यान दीजिए, x की घात 5 प्लस 1 बटा x की घात 5 के लिए आपका फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला है p स्क्वायर माइनस 2 p क्यूब माइनस 3p माइनस p। ये आपका x की घात 5 प्लस 1 बटा x की घात 5 के लिए फॉर्मूला हुआ करता है, इसको आपने पढ़ा है। चलिए रखते हैं मान को, रखने पर p के स्थान पर आपको 3 रखना है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2, p के स्थान पर फिर से 3 रखना है, 3 का क्यूब माइनस 3, p के स्थान पर 3 रखते हुए माइनस p के स्थान पर 3। जहां जहां p है वहां सभी स्थानों के ऊपर 3 रख दिया गया, क्योंकि p का रोल 3 के द्वारा प्ले हो रहा है। चलिए 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया 7, गुणा 3 का क्यूब 3, 3 3 का गुणा 27, 3 और 3 का गुणा 9, 27 में से 9 घटाने पर 18 माइनस 3, 18 और 7 का गुणा 126 में से 3 गया, हमारा उत्तर क्या रहा? 123। ये हमारे प्रश्न का आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न कह रहा है बहुपद एक आपके पास में पॉलिनोमियल है 2x⁴ प्लस ax³ माइनस 75, a को x से विभाजित करने पर शेषफल 150 है। a का मान क्या होगा? देखिए जब मैं कह रहा हूं x का भाग देना, जिसका भाग दे रहे हैं उसको आप 0 के बराबर सोचते हैं, इसलिए x बराबर 0 रखने की बात करेंगे, और x बराबर 0 रखने पर जो शेषफल मुझे प्राप्त होगा वह शेषफल 150 के बराबर है। वापस से ध्यान दीजिए, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने x माइनस 1 का भाग दिया था, और जब मैंने x माइनस 1 का भाग दिया था तो जिसका भाग दिया जा रहा है उसको 0 के बराबर सोच रहे हैं, और वहां से आप x का मान 1 के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने भाग x का दिया और उसी x को जब आप 0 के बराबर सोच रहे हैं तो x का मान 0 ही प्राप्त हो रहा है, तो x का मान 0 रखने पर आपको शेषफल प्राप्त हो जाएगा, और प्रश्न के अनुसार वह शेषफल 150 के बराबर रहेगा। चलिए सर, जैसे ही 0 रखेंगे तो 2, x के स्थान पर 0 की घात 4 प्लस a, x के स्थान पर 0 की घात 3 माइनस 75a बराबर 150। देखो 0 की घात 4, 0 की घात 3 0 है, तो ये परिणाम भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। माइनस 75a बराबर 150 हो गया, माइनस का 75a बराबर 150, और पक्षांतरण करना है आपको, तो a का मान 150 में भाग जाएगा, क्योंकि a के गुणा में माइनस 75 है, और जब गुणा में माइनस 75 है तो पक्षांतरण के बाद में भाग में माइनस 75, और हमारा उत्तर रहा -2। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का उत्तर रहेगा। चलते हैं आगे की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है, x की घात 4 प्लस 1 में क्या जोड़ा जाए? ध्यान दीजिए, क्या जोड़ना है कि यह x प्लस 1 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो मुझे क्या करना होगा सर? पहला काम शेषफल ज्ञात करूंगा, क्योंकि अगर पूरी तरह से विभाजित हो जाए तो पूर्ण विभाजित होने का मतलब शेषफल 0 आना चाहिए, तो जो शेषफल आए उसको 0 के बराबर कर दें। समझ रहे हो बात को? तभी तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई यहां पर भाग पूरा पूरा चला जाएगा, क्योंकि शेषफल 0 आने की स्थिति में। तो प्रश्न कह रहा है क्या जोड़ना है, तो जो शेषफल बचता है उसमें जोड़ने की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, और उस शेष को 0 बनाने की बात कर रहे हैं, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो हमारा जो प्रश्न है x प्लस a का भाग देने की बात हम कर रहे हैं,
और जब x प्लस 1 का भाग देना है यानी x प्लस 1 को 0 के बराबर सोचना, तो इसलिए x बराबर -1 रखना। और जैसे ही x बराबर -1 रखेंगे तो देखिए हमारा शेषफल क्या आएगा, शेषफल जो हुआ 1 की घात 4 प्लस 1, कि x का मान 1 रखा गया, ये 2 आ गया। अब देखिए मैं क्या करना चाह रहा हूं कि पूर्णतया विभाजित पूर्णतया विभाज्य होने की बात हम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, शेष 0 होना चाहिए। अभी शेष जो है वो 2 है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं 2 में क्या जोड़ूं कि शेष 0 आ जाए। भाई पूर्णतः विभाजित होने का मतलब शेष का 0 आना चाहिए। ये जो 2 है भाई 2 को 0 बनाना है किसी संख्या को जोड़ने के साथ में, तो 2 में क्या जोड़ें कि 0 आ जाए। तो इसलिए k बराबर क्या रहा, 0 - 2 ये आपके प्रश्न का आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर रहेगा। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। b प्लस 1 बटा सी बराबर 1 है, a प्लस 1 बटा बी 1 के बराबर है, तो ए बी सी का गुणा क्या होगा। देखिए जब इस प्रकार के प्रश्न है और अगर आप कुछ चीजें सोच सकते हैं, कुछ चीजों को मान सकते हैं, तो मानना चाहिए, आपके लिए जो फायदे की बात होगी। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ b प्लस 1 बटा सी बराबर 1 है। b और c के ऐसे मान ढूंढें आप जिसके द्वारा इनका योग 1 के बराबर हो जाए, और एक नहीं कई मान ऐसे हो सकते हैं। जैसे b का मान अगर मैं कहता हूं 1/2 है और c का जो मान है वह b का मान 1/2 है। चलिए सर b का मान 1/2 ऐसा सोचता हूं सर, तो उसके माध्यम से c का मान क्या है वो यहां से निकाल देते हैं ना। b का मान चलो 1/2 सोच लिया मैंने, तो b हो गया 1/2 प्लस 1/c बराबर 1, 1/2 उधर चला गया, तो 1/c बराबर 1 माइनस 1/2, 1/c बराबर 1/2, वज्र गुणा करने पर c का मान क्या आ गया, 2 आ गया। तो b हमने माना था, जब b माना उसमें रखा तो वहां से c का मान बन करके आ गया। चलिए एक संबंध और है मेरे पास में, a प्लस 1/b बराबर 1, और जब हमने b बराबर 1/2 रखने की बात की है, तो a प्लस 1/b का मान 1/2 बराबर 1, तो यहां से भाग उलट गुणा होकर के a प्लस 2 बराबर 1, 2 उधर गया घट गया, a बराबर 1 माइनस 2 माइनस 1 के बराबर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये मान आप किसी प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। आप यहां पर b का मान 2 रखते हुए, b का मान 5 रखते हुए, b का मान -7 रखते हुए, b का मान -3/4 रखते हुए कोई भी b का मान रख लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपके पास में c का मान आ जाएगा, और उसी b के मान को रखने पर उसके अकॉर्डिंग आपके पास a का भी मान आ जाएगा। तो आप कई प्रकार से मान रख सकते हैं। अब चलिए हमारे प्रश्न के आंसर की बात करता हूं मैं। a b c का गुणा करना है, तो देखो a का मान कितना है, a का मान -1, b का मान हमने 1/2 सोच लिया, c का मान कितना है 2, और जैसे ही मैं 2 से 2 काट लेता हूं, गुणा करता हूं, तो आपका रिजल्ट क्या रहा, -1 हमारे प्रश्न का आंसर होगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप जो मैंने 1/2 रखा वही रखें, आप कोशिश करें इस बार b का मान 3 रख करके आपका उत्तर आता है या नहीं आता है, निश्चित रूप से आएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, x बिलोंग्स टू r है, तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 का न्यूनतम मान क्या होगा। ध्यान दीजिए यहां पर एक द्विघात बहुपद है या द्विघात व्यंजक है, और उसके न्यूनतम मान की बात कर रहा हूं। ध्यान दीजिए द्विघात बहुपद या व्यंजक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर का पद जो होना चाहिए वो धनात्मक होना चाहिए। इसका मतलब ये है, ठीक है ना, का न्यूनतम मान मिनिमम वैल्यू 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a होती है। ये फॉर्मूला सीधा सीधा आपको याद रखना होगा। ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। चलिए इसको अप्लाई कर लेते हैं। 4 a का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, c का मान अचर पद 13 माइनस बी स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर बटा 4, a का मान एक्स स्क्वायर गुणांक 4, तो 13 और 4 का गुणा हो गया 52। देखिए -6 का स्क्वायर 36, माइनस से गुणा, तो -36 बटा 4। इसको सॉल्व करने पर ये कितना हो जाएगा सर, 16 हो जाएगा, 16 बटा 4 हो गया, है ना। 36 6 42 10 52, और 16 में 4 का भाग देने पर हमारे प्रश्न का उत्तर क्या बना, 4। ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया।
तो जब भी द्विघात बहुपद होता है जो ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 या c के रूप में होगा, व्यंजक है, बहुपद इसलिए बराबर 0 नहीं होगा, बराबर 0 पर समीकरण हो जाएगी। तो ax² प्लस bx प्लस सी का जो रूप रहेगा, और अगर x² पॉजिटिव है, धनात्मक पद अगर है, तो न्यूनतम मान 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय 4ac दिया जाएगा। और इन केस अगर a नेगेटिव होगा तो यही फॉर्मूला होगा और उस स्थिति में वह अधिकतम मान को व्यक्त करेगा। तो आपको फॉर्मूला याद रखना केवल, क्योंकि यही फॉर्मूला न्यूनतम के लिए होगा, a नेगेटिव होने पर यही फॉर्मूला आपका अधिकतम मान के लिए होगा। ठीक है, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। आगे बढ़ते हुए हमारा प्रश्न है, x का मान मेरे पास में है, वर्गमूल x प्लस 1 बटा वर्गमूल x का मान कितना है। तो चलिए सर, सबसे पहले बात करते हैं वर्गमूल x क्या है। x बराबर है आपका 2 प्लस वर्गमूल 3, ठीक है ना। मैं यहां से 1 बटा x निकालना चाहता हूं, 1 बटा 2 प्लस वर्गमूल 3। देखिए मैं दूसरे रूप में ले जाकर के इसको हल करने की बात कर रहा हूं। x 2 प्लस रूट 3 है तो 1 बटा x 1 बटा 2 प्लस रूट 3 के बराबर होगा। मैं इसका परिमेयकरण करना चाहता हूं, हर के संयुग्मी से गुणा भाग करना चाहता हूं। तो इसका विपरीत चिन्ह लेते हुए 2 माइनस रूट 3 से हम गुणा भाग करने की बात कर रहे हैं, यानी विपरीत चिन्ह वर्गमूल का पद उसको बदलते हुए गुणा भाग करें। तो 2 माइनस रूट 3 हर के अंदर आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ जो पोजीशन बन रही है वो a प्लस बी और a माइनस बी के गुणनफल की बन रही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका परिणाम होगा। तो a स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, और सॉल्व करने पर ये मान 2 माइनस रूट 3 के बराबर हो गया, क्योंकि बटे में 1 है और 1 का भाग कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब मेरा जो प्रश्न बना वो ध्यान देना, x जो है वो 2 प्लस रूट 3, ठीक है, मैंने निकाल दिया 1/x जो कि 2 माइनस रूट 3, x प्लस 1 बटा x, इनको जब जोड़ूंगा तो 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 पॉजिटिव नेगेटिव कटते हुए x प्लस 1 बटा x का मान क्या हो गया सर, 4 के बराबर हो गया। ये प्रश्न मेरा फॉर्म हो रहा है और मुझे चाहिए रूट x प्लस 1 बटा रूट x का मान क्या है। तुरंत दिमाग में आएगा, x प्लस 1 बटा x से जब मैं वर्गमूल वाले पद की ओर जाता हूं, इसका मतलब मुझे वर्गमूल वाला फॉर्मूला लगाना है, और वर्गमूल वाला फॉर्मूला है रूट में p है 2 है, छोटी घात वाला पद। तो पता लगा x की 1 घात है और जो ज्ञात करना है उसमें x की आधी घात है, तो छोटी घात वाला पद x की आधी घात वाला है। चूंकि छोटी घात वाला पद प्राप्त कर रहे हैं तो वह चिन्ह आपको प्राप्त करना है, उसी चिन्ह को बीच में लिखना है। और जब मैं इसको हल करता हूं तो वर्गमूल में p का मान 4 प्लस 2, तो ये आपका रिजल्ट क्या रहा, वर्गमूल 6। ये आपके प्रश्न का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। तो यहाँ पर ये चीज विशेष है इस प्रश्न की, इसको आपको थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान देना है। ठीक है सर, चलें आगे की तरफ बढ़ते हुए हमारा जो अगला प्रश्न है, 2 बटा x एक युगपत समीकरण x और y के पदों में है, प्लस 3 बटा y बराबर 9 बटा एक्स वाई, 4 बटा x प्लस 9 बटा y बराबर 21 बटा एक्स वाई है। x y दोनों 0 के बराबर नहीं है। x प्लस y का मान क्या है, देखिए अगर यहाँ अलग से x अलग से y का मान चाहिए होता तो मैं ऑप्शन के माध्यम से बहुत आसानी से कर लेता, लेकिन मैंने चाहा कि भाई आप समीकरण को पूरा सॉल्व करो। एग्जामिनर चाहेगा कि समीकरण को हल करें तो इस प्रकार से x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स गुणा वाई, एक्स प्लस 3y, इस प्रकार का परिणाम देगा। तो चलिए सबसे पहला काम, इसको युगपत समीकरण बनाने के लिए मैं ऐसा करता हूं, ये जो पहली समीकरण है 2 बटा एक्स प्लस 3 बटा वाई बराबर 9 बटा एक्स वाई, इसको हम एक्स वाई से गुणा कर लेते हैं। क्या कर दें सर, एक्स वाई से गुणा कर लें, तो यहाँ x कट जाएगा तो ये रहा 2y, y कटने पर रहा 3x बराबर 9, ये समीकरण नंबर 1 बनेगी आपकी। और इसी प्रकार से दूसरी समीकरण है 4 बटा एक्स प्लस 9 बटा वाई बराबर 21 बटा एक्स वाई। फिर से वही काम कर रहा हूं मैं, एक्स वाई से गुणा करने की बात कर रहा हूं, और जब एक्स वाई से गुणा करेंगे x कट जाएगा पहले पद में, 4y, y कट गया, 9x बराबर 21, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। चलिए इन दोनों को आपको सॉल्व करना है, 2y, और अगर आप चाहें तो दोनों पद आपके x के हैं तो आप उनको भी आगे पीछे ले सकते हैं जैसा आपको उचित लगता है, ठीक है ना। 2y प्लस 3x बराबर 9 पहली समीकरण है, 4y प्लस 9x बराबर 21 ये दूसरी समीकरण है। मुझे गुणांकों को बराबर करना है। पता लगा समीकरण नंबर 1 में y का गुणांक 2 है,
समीकरण नंबर 2 में y का गुणांक 4 है, तो 2 और 4 को बराबर करने के लिए मुझे कुल मिलाकर के समीकरण नंबर 1 का 2 से गुणा करना है। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। जब 1 का 2 से गुणा करेंगे तो ये 4y, 2 से गुणा करने पर 2 तिया 6x, 2 का 9 से गुणा 18। यहाँ पर दूसरी समीकरण में 4y प्लस 9x बराबर 21। क्या करना चाहिए मुझे? इसको घटाना चाहिए, और जब घटाएंगे तो माइनस माइनस माइनस, 4y से 4y आपका कट गया, 6 और माइनस का 9 माइनस का 3x, 18 में से 21 चला गया, माइनस का 3, माइनस माइनस कट जाएगा, x का मान 3 में 3 का भाग देते हुए 1 के बराबर आया। अभी x का मान आप कहीं पर भी रख सकते हैं, कहीं पर क्या अभिप्राय समीकरण 1 या समीकरण नंबर 2 में, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 से 2y प्लस 3x का मान रख दिया बराबर 9, 2y बराबर 9 में से 3 गया 6, इसलिए y का मान 6/2 बराबर 3 हुआ। तो x का मान भी आपके पास में आ गया 1 के रूप में, y का मान आपके पास में आ गया 3 के रूप में। तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या हुआ? x प्लस वाई, x का मान 1, y का मान 3, 1 और 3 कितना हुआ? 4। ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का उत्तर रहा। चलते हैं आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न के बारे में बात करें। एक द्विघात समीकरण है 7x स्क्वायर माइनस 50x प्लस के बराबर 0 के मूलों में से एक मूल 7 है। देखो, मूल होना, एक मूल 7 है, के का मान क्या होगा? मूल का मतलब ही x का मान है। x का वह मान है जिसके रखने पर, अगर बहुपद की बात होती है तो वहां शून्य शब्द की बात होती है, जिसके रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाए। मूल अगर है द्विघात समीकरण में रखने पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड समीकरण का बराबर हो जाए। तो आपका जो प्रश्न कर रहा है एक मूल 7 है, यानी x बराबर 7 रखने पर, देखिए 7 x के स्थान पर 7 का स्क्वायर माइनस 50 x के स्थान पर 7 प्लस के बराबर 0, यानी लेफ्ट और राइट आपस में बराबर हो जाएंगे तभी वो मूल कहलाएगा। यानी मूल का अभिप्राय x के उन मानों से होता है जिसको समीकरण में रखने पर समीकरण का वाम पक्ष और दाहिना पक्ष आपस में बराबर हो जाए। तो 7 का स्क्वायर 49 का 7 से गुणा 343 माइनस में 350, 7 पंजा 35 प्लस के बराबर 0। सॉल्व करने पर माइनस 7 प्लस के बराबर 0, इसलिए के का मान कितना हुआ? के का मान 7 हो गया। हमारे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए के द्वारा दिया जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में बात करें। द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है जिसका एक मूल वर्गमूल 5 माइनस 2 है, कौन सी होगी सर? हम लोगों ने बात की है कि अगर समीकरण के मूल आपके पास में है तो समीकरण के मूलों का योग सबसे पहले करेंगे, समीकरण के मूलों के गुणनफल की बात आपको करनी होगी, और उसके बाद द्विघात समीकरण जो अगर x के पद में है तो x स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुणा x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0 होगा। साथ में ये भी हमने डिस्कस किया था, अगर मूल आपके परिमेय स्थिति में है तो समीकरण के दोनों मूल आपको दिए होंगे, और अगर मूल आपके अपरिमेय स्थिति में है तो एक मूल देना पर्याप्त होगा। दूसरा मूल आप वर्गमूल वाले पद का, ध्यान देना अंडरलाइन कर रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा के साथ में, वर्गमूल वाले पद का चिन्ह बदलना होगा। देखिए हमारा जो प्रश्न कहता है उस प्रश्न में एक मूल आपको दिया है वर्गमूल 5 माइनस 2, इसलिए दूसरा मूल हम लोग निकाल दें, वर्गमूल वाले पद का चिन्ह बदलना है, इसको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब पहली स्टेप के अंदर आप क्या करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं मूलों का योग, और जैसे ही मूलों के योग की बात करेंगे, वर्गमूल 5 माइनस 2 में जोड़ना है मुझे माइनस वर्गमूल 5 माइनस 2 को, वर्गमूल 5 कोष्टक खोल दें, जोड़ने का निशान है ना, गुणा करने पर माइनस का वर्गमूल 5 माइनस 2, रूट 5 से रूट 5 आपका कट जाएगा, ये हो गया सर माइनस का 4। ठीक है, मूलों का योग हो गया। दूसरा काम करना है मुझे मूलों का गुणनफल, इन दोनों का आपस में गुणा करना है, वर्गमूल 5 माइनस 2 गुणा माइनस वर्गमूल 5 माइनस 2। देखो अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, एक काम हम लोग कर सकते हैं कि इनका क्रम बदल सकते हैं, या आप इनमें से माइनस कॉमन लो, जैसा भी आपको उचित लगता है, इनका गुणा ढंग से करना है। तो देखिए ये जो पोजीशन है ये रूट में 5 माइनस 2, ठीक है, इनमें से जब माइनस कॉमन करूंगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, और माइनस कॉमन करने पर दोनों पद जो हैं आपके प्लस के हो गए। तो ये जो पोजीशन बन रही है हमारी, ये a माइनस बी और यहाँ a प्लस बी का गुणनफल है,
जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से लिखा जाएगा। जैसे लिखेंगे तो देखो, एक तो है माइनस बाहर है, ए स्क्वायर का अभिप्राय हुआ वर्गमूल 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 हो गया। तो एक मूल अगर आपके पास में है, अपरिमेय स्थिति में है, वर्गमूल के पद के साथ में है, तो वर्गमूल वाले पद का चिन्ह बदलते हुए दूसरा मूल हमको लेना होगा और उसके बाद मूलों का योग, मूलों का गुणा। यहां पर अगर मान लिया वर्गमूल का पद पहले स्थान पर है तो उसकी गणना बहुत अच्छे से सोच समझ करके आपको करनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब मुझे बताइए कि समीकरण क्या हो जाएगी। द्विघात समीकरण जो होगी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस योग, योग का मतलब है मूलों का योग, चलो मैं इसको लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुणा एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। जैसे ही वैल्यूज को पुटअप करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग ये रहा सर -4 के रूप में गुणा एक्स प्लस मूलों गुणनफल -1। चलिए चिन्हों का गुणा करते हुए फाइनल आंसर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का गुणा प्लस का 4x माइनस 1 बराबर 0, ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का आंसर रहेगा। आगे बढ़ें। एक समीकरण है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा होने पर एक पद जिसको आप सममित व्यंजक कहा करते हैं उसका मान ज्ञात करना है। देखिए हमारा प्रश्न कहां से शुरुआत हो रही है, समीकरण जो दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0 के मूल क्या है, अल्फा और बीटा है। तो यहां से क्या करने वाले हम, अल्फा प्लस बीटा का मान आपको नहीं कहा गया लेकिन लेना पड़ेगा माइनस बी बाय ए का फॉर्मूला। अल्फा बीटा का मान सी बटा ए के सूत्र से लिखा जाएगा। तो ये माइनस बी कौन है, बी एक्स का गुणांक -1 बटा ए एक्स स्क्वायर गुणांक, तो ये परिणाम 1 रहा। सी बटा ए अचर पद बटा 1 -4 रहा। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के मान सबसे पहले आपको निकालने होते हैं। ये समीकरण द्विघात समीकरण के मूलों में और उसके गुणांकों में संबंध है। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा सी बाई ए का सूत्र होता है। ए एक्स स्क्वायर का गुणांक बी एक्स का गुणांक सी अचर पद हुआ करता है। चलिए जो मुझे मान चाहिए वो है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा माइनस अल्फा बीटा। कुछ नहीं करना हमें, यहाँ से लसअप ले लेना है अल्फा बीटा, ऊपर की ओर हो गया बीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा बीटा। इन सभी के मान मेरे पास में है, रख दो। तो देखो अल्फा प्लस बीटा का मान मेरे पास में है जिसको 1 रखूंगा, अल्फा बीटा का मान -4 माइनस अल्फा बीटा का मान -4। सॉल्व करने पर -1 बटा 4 प्लस 4 माइनस माइनस का गुणा, एलसीएम लेते हैं 4 -1 4 का 4 से गुणा 16 और सॉल्व करने पर 15 बटा 4, ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर रहा। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से है ना आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होगी और वैसे भी आप लोगों ने है ना परीक्षा के लिए इन सब चीज़ों को अच्छे से तैयार भी कर लिया होगा। प्रश्न है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0 के मूल अगर अल्फा बीटा है तो एक्स में द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 है। अब क्या करना है सर, ध्यान दीजिए भाई, हमारे पास में मूल अल्फा और बीटा है, इसका मतलब मुझे इसको हल करते हुए है ना यहां से मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा और गुणा अल्फा बीटा लेना चाहिए। देखिए पहला काम, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0 के मूल, प्रश्न ने कहा अल्फा और बीटा है तो हमें यहां से अल्फा प्लस बीटा लेना है। फॉर्मूला माइनस बी बाई ए का रहना है, माइनस बी का मान -1 बटा 1 जो कि अल्फा प्लस बीटा 1 के बराबर, और अल्फा बीटा जो है आपका फॉर्मूला सी बाई ए -2 बटा 1 यानी -2 रहेगा। तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा हो गया। अब मुझे एक समीकरण ज्ञात करनी है जिसके मूल आपको दिए हैं 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। तो दिए मूल जो है आपके पास में 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 है। तो मुझे इन दिए गए मूलों का योग करना है। पहला काम, मूलों का
योग करना है। और जैसे ही मूलों का योग करेंगे 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, इनमें से इन यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो 2 अल्फा प्लस बीटा, और एक जुड़ते हुए 2 हो गया, मान लगा दो 2 अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है प्लस 2, तो 2 प्लस 2 मूलों का योग आपका 4 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, मूलों का गुणनफल करना है मुझे। मूलों का गुणनफल जब करेंगे तो 2 अल्फा प्लस 1 का मुझे 2 बीटा प्लस 1 के साथ में गुणा करना है। जब मैं गुणा करता हूं तो देखिए 2 अल्फा का 2 बीटा के साथ में गुणा पहले हो रहा है 4 अल्फा बीटा, 2 अल्फा का 1 से गुणा 2 अल्फा, 1 का 2 बीटा के साथ में गुणा 2 बीटा, 1 का 1 से गुणा 1, ये हो रहा है 4 अल्फा बीटा। बीच वाले 2 पद, इनमें से 2 कॉमन निकालता हूं मैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, 4 अल्फा बीटा का मान -2 प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा का मान 1 प्लस 1, सॉल्व करते हुए माइनस का 8 प्लस का 2 प्लस का 1, तो 3 प्लस का 8 माइनस का तो -5 मूलों का गुणनफल हो गया। तो अब आपकी समीकरण चाहिए, तो इसलिए द्विघात समीकरण जो अभी हमने डिस्कस किया था वही फॉर्मूला हम लोग लिखने वाले हैं। एक्स स्क्वायर माइनस योग का मतलब है मूलों का योग गुणा एक्स, प्लस गुणनफल का अभिप्राय मूलों का गुणनफल बराबर 0। चलिए इसके अंदर वैल्यूज को पुटअप करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग 4 निकल करके आ रहा है, गुणा एक्स प्लस गुणनफल -5, चिन्हों का गुणा करते हुए फाइनल आंसर हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 बराबर 0। ये आपका आंसर है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का आंसर रहा। अगला प्रश्न निम्न समीकरण युग्मों में से किस युग्म के लिए हल विद्यमान नहीं है। देखिए आपका प्रश्न कह रहा है हल का विद्यमान नहीं होना। जब आप इस प्रकार से युगपत समीकरण की बात करते हैं तो 3 प्रकार के परिणाम होते हैं, ठीक है ना। 3 प्रकार के परिणाम है। अद्वितीय हल, a1 by a2 is not equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। अनंत अपरिमित हल, a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 तीनों आपस में बराबर होना। और जब मैं कह रहा हूं कि हल विद्यमान नहीं होना, नो सॉल्यूशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। नो सॉल्यूशन में क्या स्थिति होती है, a1 by a2 is equal to b1 by b2 होता है बट नॉट इक्वल टू c1 by c2 होता है। तो इसका मतलब हम लोग कहते हैं हल विद्यमान नहीं है, ठीक है। और ऐसी स्थिति में जब हल विद्यमान नहीं होते हैं तो समीकरण निकाय हमारा इनकंसिस्टेंट, असंगत भी कहलाता है। ये आपके दिमाग में आए, तो हल विद्यमान नहीं है। a1 by a2 b1 by b2 के बराबर हो लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं हो। चलिए सर, अब हम लोग जो है 1 by 1 चेक करना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर ए के बारे में बात करना चाहते हैं। देखिए x माइनस 2y बराबर 0 है, 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0 है। तो a1 by a2 की बात करता हूं तो 1/3 x का गुणांक बराबर b1 by b2 माइनस 2/4। जब आप इसको देख रहे हैं तो क्या ये बराबर आ गए क्या, 1/3 और माइनस 1/2 नहीं आए। ऑप्शन नंबर ए मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं होगा, केवल यही सिचुएशन को आपको देखना होगा। ऑप्शन नंबर बी को मैं चेक करने की बात कर रहा हूं। देखिए समीकरण 2 है, x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0, बी में 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। जब मैं यहां से a1 बाय a2 को करने की बात करता हूं 1/2 हो गया। जब मैं b1 बटा b2 को निकालने की बात करता हूं 2/4 1/2 हो गया। इसका मतलब ये दोनों तो बराबर हो गए सर, a1 बाय a2 और b1 बाय b2 के मान आपस में बराबर हैं। अब देखते हैं c1 बाय c2 कैसा है। तो c1 बाय c2 माइनस 5 बटा माइनस 12 जो कि 5/12 है। तो आप देख पा रहे हैं a1 बाय a2 का मान b1 बटा b2 के मान के बराबर है, लेकिन इस c1 बटा c2 के मान के बराबर नहीं है। ऐसी स्थिति में ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया, ठीक है ना। तो कोई हल नहीं होने की कंडीशन ये वाली है। आगे बढ़ते हैं। भाई आपका प्रश्न है x की घात 4 प्लस 9 के गुणनखंड क्या है। देखिए मैंने आपसे बहुत स्पष्ट रूप से निवेदन किया था, अगर गुणनखंड आते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं आते तो उससे भी बढ़िया, ठीक है ना। हम x का कोई भी मान रख करके कर सकते हैं। जैसे x बराबर 1 मान लिया हमने, और जैसे ही x बराबर 1 माना तो हमारा प्रश्न क्या कहता है, हमारा प्रश्न कहता है 1 की घात 4 प्लस 9, 1 प्लस 9
हमारा प्रश्न कहता है उत्तर 10। चलिए ऑप्शन के माध्यम से ट्राई करना चाहते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, चूंकि एक्स का मान 1 माना तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3, 4 का स्क्वायर कितना 16, तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 16 उत्तर मेरा नहीं है, मुझे तो 10 चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 3। एक्स का मान अगर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 4, और 1 माइनस 3 माइनस 2, तो 4 का माइनस 2 से गुणा -8। ये उत्तर भी मेरा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी भी अपना उत्तर नहीं होगा। चलिए चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सी को। एक्स स्क्वायर प्लस रूट 6x प्लस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस रूट 6x प्लस 3। ठीक है, जैसे ही आप x का मान 1 लगाएंगे तो हमारा परिणाम रहा 1 प्लस वर्गमूल 6 प्लस 3 और 1 माइनस वर्गमूल 6 प्लस 3, जोड़ने पर 1 और 3, 4 प्लस वर्गमूल 6 गुणा में 4 माइनस वर्गमूल 6। ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला यहां पर अप्लाई हो रहा है। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वर्गमूल 6 का स्क्वायर, 16 माइनस 6, 4 का स्क्वायर 16, रूट 6 का स्क्वायर 6, 10। और यही हमारा प्रश्न का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का उत्तर रहा। देखिए कितना आसानी से गुणनखंड को हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसके गुणनखंड करने की बात करूं ना तो थोड़ा हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। इसका प्रोसेस जो है गुणनखंड का, आप भी सोच रहे हैं, सभी विद्वान साथी जो हैं आप जुड़े हुए हैं, तो आपने भी इसको सोचा होगा, और नहीं तो केवल एक्स का मान लगाने से हम लोग अपना बाय ऑप्शन अपना प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। अगला प्रश्न, समीकरण की बात कर रहे हैं कि एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है। ध्यान देना, एक मूल दूसरे मूल का कैसा है, रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है, तो के किसके बराबर है। भाई मूल व्युत्क्रम होने का मतलब क्या है, अगर एक मूल 2 है तो दूसरा 1/2 है, मूल अगर एक 3 है तो दूसरा 1/3 है, मूल व्युत्क्रम होना है ना। ध्यान दीजिए, मूल व्युत्क्रम होना अर्थात भाई मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर 1 होना। ठीक है, क्योंकि जो मूल व्युत्क्रम का मतलब है, देखिए ऐसा मैं कह रहा हूं, व्युत्क्रम मूल अगर 2 है तो वहां पर 1/2 है, -3 है तो वहां पर माइनस का 1/3 है, 2/5 है तो दूसरा मूल वहां पर 5/2 है। इस प्रकार इनको हम व्युत्क्रम मूल कहा करते हैं। ठीक है ना, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होना। और जब इनके गुणा की बात करेंगे तो 5 कट गया, 2 कट गया, 3 कट गया, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया, तो मूलों का गुणनफल हमेशा क्या रहेगा, 1 के बराबर रहेगा। और मूलों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा 1 के बराबर रहेगा। अल्फा बीटा का फॉर्मूला है c/a 1 के बराबर रहेगा, और c अचर पद यहां पर इस प्रश्न में k/a, a यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक 5 बराबर 1, तो इसलिए k का मान कितना हो गया सर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर k बराबर 5, ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं। यदि एक द्विघात समीकरण के मूल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा है तो द्विघात समीकरण क्या है, घबराने की हमें आवश्यकता नहीं है। समीकरण के 2 मूल यहाँ पर नंबरिकल फॉर्म में नहीं देकर के अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा के रूप में दिए हैं। समीकरण का प्रोसेस आपका वही रहने वाला है। सबसे पहला काम मुझे करना है, मूलों का योग करना है, और जब मूलों के योग की बात करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा में मुझे जोड़ना होगा अल्फा माइनस बीटा को। अल्फा प्लस बीटा योग करते हुए अल्फा माइनस बीटा, बीटा कट गया, अल्फा और अल्फा जुड़ करके 2 अल्फा हो गया। उसके बाद में हमें करना होगा मूलों का गुणनफल, और जैसे ही मूलों के गुणनफल की बात करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का अल्फा माइनस बीटा से गुणा करना है, और ये a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर हो गया। चलिए अब आपकी समीकरण की बात करते हैं, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखिए 4 ऑप्शन हमारे t के पदों में है, तो मुझे भी अपनी समीकरण t के पदों में दे देनी है। टी स्क्वायर माइनस मूलों का योग, और जब t के पदों में समीकरण है तो अब x का गुणा नहीं होगा, t का गुणा होगा, प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का योग पहले आ गया, और उसके बाद प्लस के निशान के साथ मूलों का गुणनफल बराबर 0। वैल्यूज को रखने पर टी स्क्वायर माइनस मूलों का योग 2 अल्फा गुणा टी, और मूलों का गुणनफल अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 0। ये हमारे प्रश्न का आंसर रहा। तो टी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा टी, देखिए केवल ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में नजर आ रहा है।
टी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा टी प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो प्रोसेस आपका वही रहने वाला है। आगे बढ़ते हुए हमारा प्रश्न है, एक बहुपद आपके पास में है, इसके गुणनखंड क्या है। अब ध्यान दीजिए सर, आप x का कोई भी मान रखते हुए इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, लेकिन एक निवेदन मैं आपको और कर देता हूं। एक निवेदन ये कर लेता हूं कि चूंकि मुझे यहां पर नजर आ रहा है सर x के खूब सारे मान हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं एक रखूंगा तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। इसका मतलब एक को हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर एक रखूंगा तो चारों ऑप्शन जीरो की बात कराएगा और प्रश्न भी जीरो हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो ऐसा नहीं होना चाहिए सर। तो उसकी एक के अलावा खूब सारे मान मेरे पास में सर तो मैं यहां पर x बराबर 2 रखने की बात कर लेता हूं, और जैसे ही प्रश्न में x बराबर 2 रखते हैं तो 1 माइनस 3, 2 का स्क्वायर प्लस 3, 2 की घात 4 माइनस 2 की घात 6। सॉल्व करने पर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 का 3 से गुणा 12, 2 की घात 4 16, 16 का 3 से गुणा 48, और 2 की घात 6, 2 को 3 बार लिखते हुए गुणा करना, ये आपका 64 हो जाएगा। प्लस वाले 49 माइनस वाले 76। ठीक है, सॉल्व करने पर माइनस हो गया सर 6, 9, 9 और 7 16, हासिल 1 5 और 2 7। भाई आपका जो प्रश्न है वो कहता है माइनस 27 हूं मैं। ठीक है, x बराबर 2 रखने पर माइनस 27। अब देखो किस ऑप्शन से माइनस 27 आ रहा है, वह ऑप्शन मेरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 1 माइनस एक्स का मान 2, 1 प्लस एक्स का मान 2 का क्यूब। तो ये रहा सर माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब 27, माइनस 27। ऑप्शन नंबर ए मेरे प्रश्न का उत्तर हो गया सर, पहले में ही मिल गया। अगर आपको चेक करना, आपको लगता है कि शायद बी सी डी में से है या नहीं, तो आप चेक कर सकते हैं। x का मान जैसे ही 2 रखेंगे तो 1 प्लस 2 की घात 4, तो ये हो गया माइनस 1, और माइनस 1 का स्क्वायर हुआ जो कि प्लस 1 रहा, और 3 की घात 4 81, 81। ये हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है, ऑप्शन नंबर बी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में x के स्थान पर 2 रखने पर 2 माइनस 1 का होल क्यूब, 2 प्लस 1 का होल क्यूब, 2 में से 1 गया, 1 का क्यूब 1 और 3 का क्यूब 27। हमारा उत्तर आ रहा है 27, जबकि आना चाहिए माइनस 27, इसलिए ऑप्शन सी भी मेरा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में x का मान 2 रखने पर 1 माइनस 2 की घात 4 और 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया माइनस 1 की घात 4 यानी 1, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, और हमारा परिणाम रहा 9। ये भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है, क्योंकि हमारा उत्तर माइनस 27 है। तो आप x के किसी भी मान को रखकर कर सकते हैं, लेकिन एक को छोड़ देना सर, क्योंकि चारों उत्तर जो है एक जैसे परिणाम यहाँ पर दे देंगे। प्रश्न हमारा कह रहा है समीकरण निकाय के अद्वितीय हल होने की शर्त क्या है, k का मान क्या होगा। गौर कीजिए, 2x प्लस के वाई बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7। हमारा प्रश्न कहता है अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन, और अद्वितीय हल की कंडीशन है a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। लेकिन क्लास के अंदर क्या डिस्कस होता है कि भाई इन दोनों को सॉल्व करने से आपका उत्तर मिल जाएगा। तो जब a1 बाय a2 की बात करूंगा मैं, तो a1 बाय a2 का मतलब x के गुणांक 2/3 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 k बटा माइनस 5। वज्र गुणा करने पर 3k इज नॉट इक्वल टू माइनस 10, और यहां से k इज नॉट इक्वल टू माइनस 10 बाय 3। ये हमारे प्रश्न का आंसर हो गया, k इज नॉट इक्वल टू माइनस 10 बाय 3। ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर रहा। अगले के बारे में बात करते हैं। भाई हमारा प्रश्न है कि ये एक बहुपद है, एक गुणनखंड का योग है। अब देखिए सर, ये बड़ा पंगे वाला सवाल हो गया। पंगे वाला सवाल इसलिए हो गया क्योंकि अगर यहाँ गुणनखंडों की बात करता तो मैं तुरंत ऑप्शन से कर लेता, लेकिन गुणनखंडों का योग किया है। अब 3 गुणनखंड कौन कौन से हैं वो मेरी जानकारी में होना चाहिए, तो इसको अब पूरा तरीके से आपको हल करना है। शेषफल प्रमेय के माध्यम से इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। x के अलग अलग मानों को रख करके आपको देखना है कि भाई यह 0 कब होता है। तो अगर x का मान 1 लगाऊंगा, देखिए सारे पद पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव नंबर लगाने पे तो कभी 0 होगा ही नहीं सर। तो अब आप x का मान नेगेटिव फॉर्म के अंदर आप लगा करके देखें। तो जैसे ही आप देखते हैं x बराबर -1, और x बराबर -1 लगाने पर -1 की घात 3, 8 -1 का स्क्वायर 19 -1 प्लस 12। सॉल्व करने पर -1 प्लस 8 -19 प्लस 12, ये प्लस का 20 माइनस का 20 बराबर 0 हो गया। इसका मतलब x बराबर -1 है ना,
रखा और -1 रखने पर चूंकि इसका उत्तर 0 आ गया तो चलो पक्षांतर करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए पक्षांतरण करने के बाद x + 1 इसका एक गुणनखंड हो गया, पहला काम x + 1 इसका गुणनखंड हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। x + 1 गुणनखंड हुआ तो भाग लगाना है मुझे। x³ + 8 x² + 19 x + 12 में x + 1 का भाग लगाना है। पहले पद में पहले पद का भाग, x³ में x का भाग गया, x² गुणा करने पर x³ + x²। भाई चिन्ह बदलते रहें, घटाते रहें इसको आप, ये कट जाएगा। यहाँ पर हो गया सर 7x² + 19x + 12। पहले पद में पहले पद का भाग प्लस का 7x हो गया, और जब इसका गुणा करेंगे तो ये पोजीशन रही 7x² प्लस में 7x, एक से भी गुणा हो गया, चिन्ह बदल दिया हमारा, ये कट गया। प्लस का 19 माइनस का 7, यानी कुल मिलाकर के प्लस का 12x + 12। पहले पद में पहले पद का भाग देने पर यहाँ हो गया प्लस का 12 और इधर प्लस का 12x + 12, ठीक है, चिन्ह बदल दिया, ये दोनों ही कट गए, शेष आपका 0 हो गया, ठीक है। तो इसके अन्य गुणनखंड क्या हो गया सर, एक गुणनखंड तो आ गया और अन्य गुणनखंड हमारा हो गया x² + 7x + 12। अब इसके बीच वाले पद के टुकड़े करना है, जिसको आप कहते हैं मिडिल स्प्लिटिंग करते हुए इसको हल करें अन्य गुणनखंडों को। तो ये x² + 4x + 3x + 12, ठीक है ना, 4 और 3 के रूप में तोड़ दिया 7 को, 12 गुणा हो गया। पहले दो में से कॉमन, पहले दो पद उनमें से कॉमन और अंतिम दो पदों में से कॉमन। तो पहले दो में से x कॉमन हुआ, x + 4, अंतिम दो में से 3 कॉमन, पीछे रह गया x + 4, एक कोष्टक हो गया हमारा x + 4, दूसरा हो गया x + 3। तो अन्य गुणनखंड जो हो गए वह x + 4 हो गया और x + 3 हो गया। अब अपने प्रश्न का आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया कि इसके जो गुणनखंड हैं, गुणनखंडों का योग मुझे चाहिए। तो देखिए पहला गुणनखंड x + 1 है, दूसरा गुणनखंड x + 4 है और तीसरा गुणनखंड x + 3 है। और जब इसको जोड़ते हैं तो x x x हो गया आपका 3x, 4 और 3 7 और 1 8। ये हमारे प्रश्न का फाइनल आंसर हो गया, गुणनखंडों का योग 3x + 8, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अभी तक हम लोगों ने सारे प्रश्न लगभग, मैंने कहा कि ऑप्शन से हो जाएंगे, लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां हो जाती हैं, तो इसलिए तरीका भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि शेषफल प्रमेय के माध्यम से इस प्रश्न को हमें हल करना होता है। चले आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, यदि -4 इस द्विघात समीकरण का एक मूल है, ध्यान दीजिए -4 समीकरण का मूल है, और जैसे हमने बात की अगर समीकरण का यह मूल है तो ये बेसिकली x का मान है, और x का मान रखेंगे तो लेफ्ट राइट बराबर हो जाएगा। और जब आपकी समीकरण यहाँ पर है जिसके अंदर p आपको दे रखा है, तो कुल मिलाकर के x बराबर -4 रखने पर p का मान आ जाएगा। और दूसरी समीकरण जो आपके पास में है उसके मूल समान है, और समीकरण के मूल समान होना कब होता है, समीकरण का मूल समान जब b² - 4ac 0 के बराबर हो जाता है, वहां से हम k का मान निकाल देंगे। यानी दो अलग अलग प्रकार की स्थितियां हैं। चलिए पहली स्थिति के बारे में हम बात करते हैं। जो आपकी समीकरण है x² + px - 4 = 0 का मूल -4 है, रख देंगे, यानी x बराबर -4 रखना होगा हमें, ठीक है। अगर ये मूल है तो जो मूल x का मान होगा, x के स्थान पर -4 रख देंगे, प्लस अब p x के स्थान पर -4 = 0, 16 - 4p - 4 = 0, -4p + 12 = 0। पक्षांतरण करते हुए -4p = -12, p काट माइनस काट दिया, 4 का भाग देने पर p का मान 3 हो गया, ठीक है। अब आपका जो प्रश्न है दूसरी स्थिति की बात कर रहा है। समीकरण x² + px + k = 0 के मूल कैसे हैं, समान है। भाई क्लास में क्या डिस्कस हुआ कि भाई अगर मूल समान है इसका मतलब क्या होता है, मूल समान होने पर b² - 4ac 0 के बराबर हुआ करता है। यानी समीकरण का विवेचक या विविक्तिकर 0 के बराबर होने पर ही मूल समान होते हैं। तो b² का मतलब यहां पर हुआ p²,
-4 a का मान x स्क्वायर गुणांक c का मान k बराबर 0। ठीक है, तो ये जो मान है p का मान डाल देते हैं। p का मान 3 हो गया तो p का मान रखना है 3 का स्क्वायर माइनस 4k बराबर 0। 4k उधर चला जाएगा तो पोजीशन देखें 9 बराबर 4k हो गई। ठीक है, और जब 9 बराबर 4k हो गया तो k का मान कितना, k का मान 9/4। ये हमारे प्रश्न का फाइनल आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का उत्तर हुआ। तो चलिए सर, आज की इस क्लास के अंदर हम लोगों ने बीज गणित से संबंधित कुछ गुणनखंड, कुछ बहुपद, कुछ द्विघात समीकरण के प्रश्न जो हम लोगों ने हल किए। उम्मीद करता हूं निश्चित रूप से, चूंकि ये सारे के सारे प्रश्न जो है कभी न कभी किसी न किसी परीक्षा का एक अंग रहा है, यानी परीक्षाओं के अंदर ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो निश्चित रूप से ये प्रश्न जो है आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए भी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। चलिए सर, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।